नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टेनो एकेडमी में। तो ये क्लास दूसरी है। कार्यालय को अपन पढ़ेंगे। आगे कार्यालय में क्या-क्या व्यवस्था है, कौन-कौन सी डायरियाँ हैं, किस-किस प्रकार में उपयोग की जाती हैं, ये सारी चीज़ें अपन विस्तार से समझेंगे। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कार्यालय में डायरी, डिस्पैच, स्टेशनरी और दस्तावेज की फाइलिंग, प्रबंधन तथा कार्य सचिव के और कर्तव्यों से परिचित। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं डायरी क्या है। तो मित्रों, डायरी का शाब्दिक अर्थ है किसी घटना या सूचना को क्रमबद्ध रूप से दर्ज करना। ठीक है। कार्यालय में जो भी पत्र, जो आवेदन, जो आदेश या रिपोर्ट या दस्तावेज प्राप्त होते हैं, उनमें क्रमांक और दिनांक के साथ दर्ज करना ही डायरी की प्रणाली कहा जाता है। कार्यालय में आने वाले सभी आधिकारिक पत्रों का जो प्रवेश द्वार होता है, वो केवल डायरी को कहा जाता है। इसलिए कार्यालय में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को, दस्तावेजों को क्रमांक व दिनांक के साथ दर्ज करना डायरी है। अब डायरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो पत्रों का रिकॉर्ड रखना। जो प्रत्येक पत्र आते हैं कार्यालय में, हर एक पत्र का रिकॉर्ड डायरी में मेंटेन करके रखना पड़ता है। दूसरा, पत्र गुम ना हो। डायरी में जब उनकी एंट्री करेंगे तो पत्र वैसे ही गुम नहीं होगा और कार्यवाही की निगरानी उस पे करी जा सकती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी पत्र आ रहे हैं, वो जब डायरी में एंट्री होंगे तो गुम नहीं होंगे और जिम्मेदारी तय नहीं होगी। जैसे मान के चलो, अगर कार्यालय में कोई पत्र आता है, किसको दिया है किसको पता है। तो जो दो शाखा होती है, एक आवक शाखा, एक जावक शाखा, हर कार्यालय में होती है। इनके अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं लेकिन कार्य एक ही होते हैं, आवक शाखा और जावक शाखा। जो आवक शाखा होती है, इनवर्ट शाखा होती है, उसमें डायरी होती है। जो जावक शाखा होती है उसमें डिस्पैच रजिस्टर होता है। जितने भी लेटर बाहर जाते हैं वो डिस्पैच डायरी में रजिस्टर एंट्री होती है और जितने भी लेटर कार्यालय के अंदर आते हैं वो डायरी में एंट्री करी जाती है। विलंब नहीं होता है इसमें। कोई भी पत्र आया है तो डायरी में अगर मेंटेन करके रखा है तो उसको ढूंढने में दिक्कत नहीं आती। भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम रहती है दोस्तों। ठीक है। इसलिए डायरी बहुत जरूरी है। ये नियंत्रण लाती है। जवाब देने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता है, पारदर्शिता बनाए रखती है। इसलिए डायरी प्रणाली कार्यालय में पत्रों के नियंत्रण जवाबदेही आवश्यक है। तो हर एक कार्यालय में डायरी होना बहुत ही जरूरी है। अब डायरी में दर्ज की जाने वाली बातें। ठीक है। डायरी में क्या क्या दर्ज किया जाता है ये आपको विस्तार से समझाएंगे। प्रत्येक डायरी में डायरी क्रमांक डलता है, एक कॉलम। दूसरा कॉलम प्राप्ति का दिनांक। तीसरा कॉलम होता है प्रेषक, प्रेषक का नाम, किसने भेजा है पत्र, विषय, किस विषय पे पत्र भेजा है, और संबंधित अनुभाग या फिर अधिकारी, उसका नाम भी। और नीचे एक और कॉलम रहता है विशेष टिप्पणी। अगर कोई विचार अपने हैं तो उस पर अपन टिप्पणी भी कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय में जो डायरी होती है, ये 5 से 6 कॉलम हर एक डायरी में होते ही होते हैं। अपन को ये कॉलम लेना ही पड़ता है दोस्तों। डायरी का क्रमांक, प्राप्ति का दिनांक, प्रेषक का नाम, विषय और संबंधित अनुभाग या उसका अधिकारी का नाम। ठीक है। और उसमें टिप्पणी यदि अपने तरफ से कोई दे। और इसमें ध्यान रखने बात जो एग्जाम में पूछी जाती है कि डायरी क्रमांक क्या होता है। ये लिखा है डायरी क्रमांक। एक डिस्पैच क्रमांक क्या होता है। डिस्पैच क्रमांक और डायरी क्रमांक दोनों अलग अलग हैं, दोनों को विपरीत और विलोम कह सकते हैं। डायरी क्रमांक हर एक पत्र जो आता है कार्यालय में उसका नंबर रहता है और हर एक लेटर का डायरी क्रमांक अलग अलग रहता है, यूनिक रहता है, एक कभी भी नहीं रहता। डायरी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्रों का नियंत्रण करना ही डायरी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। आइए और आगे समझते हैं इसको। डायरी और पढ़ते हैं अपन। और सुनिए आप ध्यान से।
डायरी कहाँ रखी जाती है? डायरी इनवर्ट शाखा में रखी जाती है। एक आउटवर्ट शाखा होती है, इनवर्ट शाखा होती है, उसमें रखी जाती है। ठीक है। डायरी में क्या नहीं करते हैं? फाइल नहीं बना सकते हैं, नोटिंग नहीं कर सकते हैं, डिस्पेच नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि डायरी में क्या क्या करते हैं, कभी फाइल का ऑप्शन आए तो नहीं लगाना है, नोटिंग का ऑप्शन आए तो नहीं लगाना है, डिस्पेच का ऑप्शन आए तो भी नहीं लगाना है। ठीक है। डायरी किसी सेंट्रल रिसेप्शन सेक्शन में रखी जाती है या डायरी सेक्शन में रखी जाती है, डिस्पैच कम डायरी सेक्शन में रखी जाती है। अलग अलग जगह रखी जा सकती है, लेकिन काम डायरी का एक ही होता है। अब इसमें डायरी में कौन कौन से जो पत्र होते हैं या डॉक्यूमेंट आते हैं जो डायरी में रजिस्ट्री होती हैं, तो आप ध्यान से सुनिए, नोट बनाइएगा इनका। साधारण पत्र कोई कार्यालय में आए तो वो डायरी में एंट्री होगी उसकी। आवेदन आए उसकी भी एंट्री डायरी में होती है। सरकारी कोई सा भी आदेश आए तो उसकी भी एंट्री डायरी में होती है। ठीक है। रिपोर्ट आए या ईमेल प्रिंटेड डिजिटल एंट्री। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईमेल की एंट्री डायरी में होती है, तो हाँ, ईमेल की जो डिजिटल ईमेल रहती है उसकी एंट्री भी डायरी में की जाती है। जैसे कि हेड ऑफिस से कभी कभार मेल आ जाता है, इम्पोर्टेंट मेल आ जाता है, उसको प्रिंट निकाल करके डायरी में डिस्पैच करना, डायरी में एंट्री करना पड़ता है, डायरी क्रमांक देना पड़ता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब हर पत्र को अलग अलग क्रमांक, डायरी क्रमांक दिया जाता है और एक वर्ष में उस डायरी क्रमांक को नहीं दोहराया जाता है, क्योंकि पूरा प्रकरण डायरी क्रमांक से ही पकड़ा जाता है। डायरी क्रमांक इसलिए यूनिक रखा जाता है, उसी क्रमांक से सारा मामला ट्रैक होता है। घुमा पर आकर भी पूछ सकता है इसमें कि पत्र की पहचान किससे होती है, तो उत्तर में आपको लगाना डायरी क्रमांक से। पत्र की पहचान किससे होती है? पत्र की पहचान होती है डायरी क्रमांक से। ठीक है। अब इसमें स्टेप से प्रक्रिया ही पूछ लेता है। एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर, जो कि स्टेनोग्राफी का है, अधिकतर कार्यालय से क्वेश्चन आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पत्र की पहचान किससे होती है? डायरी क्रमांक से होती है। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया? सबसे पहले पत्र कार्यालय में आता है, इसके बाद में जो कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी होता है उनके पास जाता है, उन उनके हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर होने के बाद में इनवर्ट शाखा में जाता है और इनवर्ट शाखा में जाकर के डायरी में उसकी एंट्री होती है और संबंधित विभाग को वो पत्र दे दिया जाता है जिस पर कि वो कार्रवाई कर सके। ठीक है। एक होती है गोपनीय पत्रों की डायरी, जो कि विशेष अधिकारियों के लिए ही रहती है। ये सीमित रहती है, प्रकाशित नहीं रहती है। गोपनीय पत्र आते हैं उस पर उनकी ही एंट्री की जाती है मात्र। ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या है? लाभ भी अपन समझ लेते हैं। देखो, इसमें पत्र गुम नहीं होते। अगर डायरी कार्यालय में है तो पत्र गुम होने का 0% चांस रहता है। इसमें कोई भी पत्र गुम होने की ना के बराबर संभावना रहती है। समय पर हर प्रकरण का निपटान किया जा सकता है। हर समय हर समय पर जवाबदेही होता है और कार्यालय सुचारू रूप से चलता है। ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं डिस्पैच। डिस्पैच क्या होता है? डिस्पैच ये होती है जावक शाखा, आउटवर्ड शाखा। एक कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेजों की प्रक्रिया होती है जिनकी एंट्रियां डिस्पैच रजिस्टर में होती हैं। एक क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है या ब्रांच है, जितने भी लेटर बनते हैं संबंधित शाखा से बनते हैं, कोई आदेश निकालते हैं और बाहर भेजते हैं, समस्त पत्रों का जो लेखा जोखा रखा जाता है वो डिस्पैच रजिस्टर में रखा जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, डायरी अलग है, डिस्पैच अलग है, ध्यान से समझना है। डिस्पैच की चरण आगे पढ़ते हैं, इसमें और भी समझते हैं इसको कि उचित माध्यम से सही पते पर भेजे जाते हैं। इसमें एंट्री होती है, उस आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। और आने का रिकॉर्ड डिस्पैच में, आने का रिकॉर्ड डायरी में और जाने का रिकॉर्ड डिस्पैच में। कंफ्यूजन इसमें कभी भी नहीं होना है। अब पहली बात ये आती है कि डिस्पैच रजिस्टर जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए कि पत्र समय पर नहीं पहुंचेगा। अगर आप डिस्पैच नहीं करेंगे तो पत्र समय पर नहीं पहुंचेगा, जवाबदेही नहीं होगी। अगर डिस्पैच नहीं करा तो कौन जवाबदेही होगा? कोई नहीं। और विवाद और शिकायत की स्थिति अधिकतर बढ़ जाती है। इसलिए डिस्पैच से ये पता चलता है कि किसने भेजा है, कब भेजा है। ठीक है। और भेजे जाने का उसमें प्रमाण होता है।
क्योंकि उसमें एंट्री होती है। नियंत्रण, कोई भी पत्र छूट नहीं सकता। अगर वैसे भी छूट जाता है तो उसमें एंट्री अपन देख सकते हैं। ठीक है। डिस्पैच रजिस्टर के चरण क्या है? पहली बात तो पत्र तैयार करना। कोई सा भी संबंधित मामला हो, किसी की चोरी का हो शाखा में, किसी को आदेश देना हो, स्पष्टीकरण मांगना हो, प्रस्तुतिकरण मांगना हो, जवाबदेही मांगना हो, ट्रेनिंग पे पहुंचाना हो, कोई सा भी पत्र हो, सबसे पहले पत्र को तैयार किया जाता है। फिर जो वरिष्ठ अधिकारी उस कार्यालय में होता है, उसके हस्ताक्षर करे जाते हैं। उसके बाद जो डिस्पैच रजिस्टर होता है, उस पर उसकी एंट्री करी जाती है। अगर हार्ड कॉपी भेजना है तो डाक से भेज सकते हैं, मेल भेजना है तो मेल के द्वारा भेज सकते हैं। ये इसके चरण होते हैं। ठीक है। अब डिस्पैच रजिस्टर में कौन कौन से कॉलम होते हैं, ये आप समझ लीजिए। डिस्पैच रजिस्टर में कौन कौन से कॉलम होते हैं। सबसे पहले इसमें दिनांक होता है, पहला कॉलम। ठीक है। फिर डिस्पैच नंबर होता है। फिर प्राप्तकर्ता, यानी कौन को अपन भेज रहे हैं, उनका नाम लिखा जाता है टू करके। फिर विषय, किस विषय में भेज रहे हैं वो लिखा जाता है। इसके बाद एक लिखा जाता है माध्यम, बाय पोस्ट भेज रहे हैं कि बाय मेल भेज रहे हैं। ये दोनों चीज इसमें लिखी जाती है। और अंत में टिप्पणी, अगर कोई विशेष टिप्पणी जावक शाखा से दे, आउटवर्ड शाखा से दे, तो उस टिप्पणी को भी अपन उसमें लिख सकते हैं। डिस्पैच नंबर डायरी नंबर से अलग होता है, ये ध्यान रखें। मिक्स नहीं होना है। डिस्पैच नंबर अलग होता है, डायरी नंबर अलग होता है। दिनांक होती है इसमें, डिस्पैच नंबर होता है इसमें। प्राप्तकर्ता, जिसको अपन भेज रहे हैं, उसका नाम लिखा जाता है। किस विषय में लेटर बना है वो लेटर लिखा जाता है। और एक माध्यम रहता है, बाय पोस्ट भेज रहे हैं, बाय मेल भेज रहे हैं। ठीक है। आगे समझते हैं इसको। डिस्पैच नंबर प्रत्येक, एक मिनट रुकिए। ठीक है। डिस्पैच के अनिवार्य कार्य क्या है? पत्र पूरा और सही हो, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हो, संलग्न जो किस किस को भेज रहे हैं, जैसे लेटर लिखा जाता है उसमें संलग्न लिखा जाता है। जब आप लेटर पत्र पढ़ेंगे, पत्राचार पढ़ेंगे, तो उसमें संलग्न रहेगा नीचे सही पता, किस पते पर भेजना है। बिना अनुमोदन पत्र डिस्पैच नहीं होता है, पहली बात। ठीक है। डिस्पैच की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी थी। ठीक है। आगे समझते हैं। डिस्पैच रजिस्टर क्या है? वह आधिकारिक अभिलेख है जिसमें भेजे गए हर पत्र का विवरण होता है। जितने भी पत्र हैं, हर पत्र का इसमें विवरण होता है। डिस्पैच रजिस्टर में कॉलम, मैंने अभी आपको जैसे बताए थे, आमतौर पर दिनांक होता है, प्राप्तकर्ता किसको भेज रहे हैं वो है, पता, और विषय क्या है, माध्यम क्या है, और अपन टिप्पणी विशेष दे सकते हैं। डिस्पैच नंबर अलग और डायरी नंबर अलग अलग होता है। ठीक है। इसमें समझते हैं और आगे। डिस्पैच नंबर प्रत्येक आउटगोइंग पत्र, यानी कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्र, अद्वितीय नंबर ट्रैकिंग के प्रमाण होते हैं। अगर कभी भी किसी भी पत्र पर शिकायत या फिर शिकायती या फिर विरोध जैसी स्थितियां बनती हैं, तो उसका प्रमाण उस रजिस्टर में होता है। इसलिए अद्वितीय यानी यूनिक नंबर हर एक लेटर में, डिस्पैच में दिया जाता है। घुमा फिरा कर भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे भेजे गए पत्र की पहचान किससे होती है, तो डिस्पैच नंबर से होती है। कार्यालय में आए पत्र की पहचान किससे होती है, तो डायरी नंबर से होती है। कंफ्यूजन दोनों में नहीं होना है। डिस्पैच के माध्यम, अभी मैंने बताया था, डाक से भेज सकते हैं,
एक तो स्पीड डाक, एक रजिस्टर्ड डाक। अभी जब अपन डाक सेवा पढ़ेंगे तो हर एक प्रकार का डाक पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे। स्पीड और रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड से सिक्योर डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं क्योंकि उसमें प्राप्तकर्ता के सिग्नेचर मांगे जाते हैं, तो ये सिग्नेचर गोपनीयता रहता है और ये सबूत रहता है कि जो भी भेजा है डाक से वो पहुंच गया है। रजिस्टर्ड डाक एक ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हर कार्यालय में ऑफिशियल ईमेल चलती है। विशेष दूत या फिर जैसे कि फोर्थ क्लास रहते हैं, फोर्थ क्लास को बाय हैंड भेज सकते हैं, हाथों हाथ ऑफिशियल हैंड डिलीवरी भेज सकते हैं, विशेष दूत से भेज सकते हैं। माध्यम चयन तालिका तत्कालिकता और गोपनीयता पर निर्भर करता है कि अगर लेटर गोपनीय है तो अपन को हाथों हाथ ऑफिशियली हैंड डिलीवरी करवानी है। अगर जरूरत तुरंत भेजने की है तो उसको अपन विशेष दूत से भेज सकते हैं, या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो अपन स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल के माध्यम से भी उसको भेज सकते हैं। अगर उनको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसको तो ईमेल के माध्यम से भेज नहीं सकते हैं। गोपनीय पत्रों का डिस्पैच अलग लिफाफा होता है और उस पर मार्किंग की जाती है। मार्किंग जो वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में उनके द्वारा ही मार्किंग की जाती है। सीमित पहुंच है, सुरक्षित माध्यम है गोपनीय पत्रों का डिस्पैच। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। डिजिटल डिस्पैच क्या है? डिजिटल डिस्पैच का मतलब है कि आधिकारिक ईमेल पोर्टल या लोग रिकॉर्ड अनिवार्य सामयिक मुद्रित स्टाम्प, यानी कि जैसे कि ई ऑफिस चलाए गवर्नमेंट ने, लॉन्च करा ई ऑफिस, ई ऑफिस से डिजिटल डिस्पैच अब शुरू हो गया। उसमें हर एक जो शाखा रहती है, जैसे कि आवक शाखा और जावक शाखा है, तो इनकी अलग अलग ईमेल आईडी बना दी जाती है और जितने भी लेटर आते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर ही उन पर कॉलम दिए जाते हैं। कॉलम दिए जाते हैं तो हर एक कॉलम में जैसे कॉलम डायरी में रहते हैं, डिस्पैच में रहते हैं ऑफलाइन, वैसे सेम टू सेम कॉलम ई ऑफिस में गवर्नमेंट ने दिए हैं। ई ऑफिस में उनका एंट्री कर देते हैं, उसको ही ई डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, डिजिटल डिस्पैच भी आधिकारिक डिस्पैच ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। ऑफलाइन डिस्पैच कर लें या फिर ऑनलाइन डिस्पैच कर ले, ई डिस्पैच कर ले, पर ई डिस्पैच में फायदा है, ऑफलाइन गुम होने की संभावना रहती है, ना के बराबर रहती है पर रहती है। और ऑनलाइन डिस्पैच रहता है उसमें ईमेल आईडी के थ्रू सिक्योर डाटा रहता है, कभी भी किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं, आसानी से लेटर देख सकते हैं, लेटर का विवरण देख सकते हैं, खोज ज़्यादा आसानी से सकते हैं और उसको डाटा सिक्योर भी उसको रखा जा सकता है। ठीक है, डिस्पैच के अब लाभ क्या है? पहली बात तो समय पर संचार, जिस भी शाखा को, जिस भी व्यक्ति विशेष को पत्र भेज रहे हैं उसको समय पर पहुंच जाता है। इसमें शिकायत की विवाद में बिल्कुल नहीं होता है, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता है, प्रमाण के प्रमाण उपलब्ध होता है। हमारे कार्यालय से पत्र चला गया, इसका प्रमाण डिस्पैच रजिस्टर में होता है, इसलिए उसकी एंट्री की जाती है। शिकायत और विवाद में सहायक, जब भी शिकायत और विवाद की स्थिति बनती है तो एज ए प्रूफ के लिए डिस्पैच रजिस्टर को दिखा सकते हैं। कार्यालय की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उत्तम उपाय डिस्पैच डायरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत डिस्पैच के दुष्परिणाम, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही लेटर नंबर दो दो लेटर में दे दिए जाते हैं, तो उस पे दुष्परिणाम होते हैं। पत्र गलत व्यक्ति को पहुंच जाता है, गोपनीयता भंग होती है, देरी से पहुंचता है और उसमें शिकायत होती है। इसमें कभी कभार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर देते हैं, जिस पर कि वरिष्ठ अधिकारी के पास शिकायतें आती हैं, तो ये बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। कभी भी किसी भी पत्र पर डबल नंबर, एक सेम नंबर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अध्याय 3, अब इसमें पढ़ेंगे अपन स्टेशनरी। किसी भी कार्यालय में स्टेशनरी क्यों जरूरी है, क्या मतलब है इसका, इसका उपयोग क्या है? स्टेशनरी का अर्थ है, स्टेशनरी वह समस्त सामग्री है जो कार्यालय के दैनिक कार्यों में लेखन, अभिलेखन, संचार और प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कार्यालय याद रखने की लाइनें इसमें एक स्टेशनरी क्या है, कार्यालय कार्य की आधारभूत सामग्री है। अब इसमें ये होता है कि कार्यालय में जितने भी अधिकारी हैं उनकी आवश्यकता अनुसार उनको पेन की आवश्यकता पड़ गई, पेंसिल की आवश्यकता पड़ गई, स्टेपलर की, पिन की,
फाइलिंग की, पेज की, जितनी भी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, वो समस्त सामग्री स्टेशनरी एक विभाग रहता है हर एक कार्यालय में स्टेशनरी, तो ये चीजें प्रदाय करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे इसको और विस्तार से अपन समझते हैं। स्टेशनरी क्यों आवश्यक है? देखो, बिना स्टेशनरी कार्यालय चलाना संभव नहीं है। अगर छोटी छोटी चीजों की भी आवश्यकता पड़ी, छोटी छोटी चीजों की भी आवश्यकता पड़ी, तो दुकान पे जाकर के, स्टेशनरी दुकान पे जाकर के तो ले नहीं सकते। हर एक विभाग में एक स्टेशनरी की रहती है, जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तुरंत वहां से उनको प्रदाय उनके सिग्नेचर के माध्यम से करी जा सकती है। कार्यालय की निरंतरता बनी रहती है। जिस भी अधिकारी कर्मचारी को जिस भी वस्तु की आवश्यकता पड़ रही है, स्टेशनरी विभाग में जाकर के मांग कर सकता है, तुरंत का तुरंत ले सकता है, अपने जो कार्य में रुकावट है तुरंत निरंतरता बनी रह सकती है। समय की बचत होती है मित्रों इसमें, और अव्यवस्था और रुकावटें नहीं आती है। स्टेशनरी के फायदे हैं, इसलिए आवश्यक है स्टेशनरी। स्टेशनरी के प्रकार क्या है? कितने प्रकार के स्टेशनरी रहती है? टाइप ऑफ स्टेशनरी। पहले लेखन सामग्री। अब लेखन सामग्री में क्या क्या आता है? पेन, पेंसिल, मार्कर, हाइलाइटर, ये लिखने की सामग्री में आती है। कागज सामग्री। कागज सामग्री में क्या क्या आती है? फाइल, रजिस्टर, नोट शीट, प्रिंट पेपर, ये सब कागज सामग्री में आते हैं। पैकेजिंग, ये डिस्प्ले सामग्री में क्या आता है? इसमें लिफाफे, स्टैम्प, कवर, टेप, ये पैकिंग करने के लिए, पार्सल भेजते हैं पैकिंग करने के लिए काम आते हैं। लिफाफे हुए, स्टैम्प हुए, डाक स्टैम्प हुआ, कवर हुआ, उसका टेप हुआ उस पे चिपकाने वाला। सहायक सामग्री क्या है? स्टेपलर, पिन, क्लिप और पंच मशीन, सहायक सामग्री है। दो पेज को चिपकाने के लिए स्टेपलर, पिन भी लगाते हैं, क्लिप भी लगा सकते हैं, और पंचिंग करके उसको बाइंडिंग कर सकते हैं, फाइल में लगा सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर स्टेशनरी में नहीं आता, ध्यान रखने लायक बात है ये, सर विशेष ध्यान दें आप। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फर्नीचर स्टेशनरी में आता है, तो बिल्कुल भी फर्नीचर स्टेशनरी में नहीं आता। लेखन सामग्री, कागज सामग्री, पैकेजिंग सामग्री और सहायक सामग्री, ये सामग्रियां ही स्टेशनरी में आती हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेशनरी प्रबंधन का अर्थ क्या है? स्टेशनरी की आवश्यकता अनुसार क्रय, सुरक्षित भंडारण, नियंत्रण, वितरण, अभिलेख, स्टेशनरी प्रबंधन। यानी कि स्टेशनरी का अर्थ है कि आवश्यकता अनुसार खरीदना, उसको सुरक्षित रखना, और आवश्यकता पड़ने पर उसको सही अधिकारी को देना, ये स्टेशनरी प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, अब स्टेशनरी प्रबंधन के उद्देश्य, मतलब हर एक विभाग में स्टेशनरी शाखा क्यों खोली जाती है, इसके क्या उद्देश्य है? पहली बात, अनावश्यक खर्च रोकना। अधिकतर ऐसा होता है, अगर ये नहीं होती तो कोई भी अधिकारी कोई सी भी वस्तु को खरीद करके स्टेशनरी से संबंधित घर ले जा सकता था, ज्यादा खरीद सकता था, फर्जी बिल लगा सकता था, अपने अपने अलग अलग अधिकारी। इसलिए एक स्टेशनरी विभाग होना जरूरी है। अनावश्यक खर्च रोकता है, समय पर चीजें उपलब्ध करवा देता है, अपव्यय पर नियंत्रण होता है, फालतू पैसे खर्च इसमें नहीं होते। दूसरी बात, इसमें रिकॉर्ड बनाए रखना होता है, कौन से अधिकारी ने कितनी चीजें ली, कब ली, और कितने दिन तक यूज करी, ये सारा रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। डेड स्टॉक कितना है, करंट स्टॉक कितना है, कौन से अधिकारी के पास कितनी आवश्यकता है, कितनी वस्तुएं चलेगी, ये सारी चीजें पारदर्शिता में होता है ये सारा काम। स्टेशनरी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को कुशल उपयोग कराना है, ठीक है, ना कि भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। आइए आगे। अब स्टेशनरी की मांग। अनुभाग, जो भी विभाग होता है अपनी आवश्यकता के लिखित रूप में देता है कि उनको कितने शोपनर चाहिए, कितने हाइलाइटर चाहिए, कितने पेन पेंसिल चाहिए, कितने स्टेशनरी चाहिए, वो लिखित रूप में आवेदन देता है। इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में रहते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं नोट शीट पे। इसके बाद में स्टेशनरी से उनको वो चीज प्रदाय करी जाती है, स्वीकृति के बाद ही वितरण होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, आगे आइए। इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, याद करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। आप 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिएगा, 7 से 8 क्वेश्चन जो कार्यालय से आए थे वो पूरे प्रैक्टिकल पे आए थे। उनको कोई मतलब नहीं इसकी जानकारी होना है कि नहीं होना है, उनको ये मतलब है कि इसका जानकारी, इस पे कार्य करना आता है कि नहीं आता है। जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पे ही आते हैं। एमएस वर्ड हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, कार्यालय हुआ, डाक विभाग हुआ,
टेलीग्राम हुआ, पिन कोड हुआ, ये सब संबंधित चीजों से क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। स्टेशनरी का क्रय आवश्यकता के अनुसार खरीदा जाता है, अधिकृत आपूर्तिकर्ता से नियम और टेंडर के अनुसार उनको दिया जाता है और बिना मांग और स्वीकृति के क्रय नहीं किया जा सकता। अगर कार्यालय में उसकी मांग ही नहीं है और स्वीकृति अधिकारी ने नहीं दी तो अपनी तरफ से कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी स्टेशनरी को नहीं खरीद सकता। ठीक है। आइए आगे। भंडारण, कहाँ भंडारण होना चाहिए इसका? क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बन के आते हैं, सरल लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। अगर इनकी जानकारी नहीं होगी तो ये सरल भी कठिन हो जाएंगे। ठीक है। भंडारण, कहाँ कहाँ इनका भंडारण किया जाता है? सूखा और सुरक्षित स्थान में, क्योंकि स्टेशनरी है, इसमें फाइलिंग रहती है, प्रिंट कागज रहते हैं, सीड आ जाए तो फिर कागज भी खराब हो जाते हैं। सूखे स्थान में, सुरक्षित स्थान में, ऐसा स्थान भी ना हो कि अपन पहुंच ना पाए, अपनी खुद की पहुंच ना हो, आसान जगह पर पहुंचा जा सके, सुरक्षित स्थान हो, सूखा स्थान हो। और वर्गीकृत व्यवस्था यानी बांटने की व्यवस्थाएं अलग अलग हो, सारी चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए, किसी भी चीज को आसानी से उठाया जा सके और आसानी से उनको वितरण करा जा सके, ऐसी जगह भंडारण होना उनको उचित है। वितरण, इंडेंट के आधार पर, मांग के आधार पर इनका वितरण होना चाहिए, सीमित मात्रा में वितरण होना चाहिए, ज्यादा नहीं देना। रसीद और हस्ताक्षर के साथ इसका वितरण बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन बन जाता है इसमें से कि स्टेशनरी का वितरण किस प्रकार किया जाता है? रसीद और हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाता है। अगर संबंधित अधिकारी के रसीद पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो स्टेशनरी का वितरण नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। आइए आगे। स्टेशनरी रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिएगा इसको। स्टेशनरी रजिस्टर क्या है? वह अभिलेख है जिसमें प्राप्ति यानी कब प्राप्त हुई कोई सी सामग्री, वितरण, जैसे मार्केट में से जितनी भी स्टेशनरी खरीद के लाए उनकी प्राप्ति के दिनांक उस रजिस्टर में एंट्री होती है कि आज दिनांक को ये वस्तुएं हमने खरीदी। वितरण, कार्यालय में जितने भी अधिकारी है, किसी भी अधिकारी को संबंधित चीज की आवश्यकता पड़ गई तो उनके वितरण का विवरण रखना बहुत आवश्यक अनुसार है, उसमें कॉलम रखना चाहिए, रजिस्टर में होता ही है स्टेशनरी रजिस्टर में। शेष बैलेंस, जितनी सामग्री बाजार से लाए हैं, कितनी सामग्री अधिकारियों को वितरित कर दी गई है और शेष मात्रा कितनी बची है, उसका विवरण होना चाहिए। सामान्य कॉलम क्या है? दिनांक है, वस्तु का नाम, क्या वस्तु लाए हैं, प्राप्त मात्रा, कितनी मात्रा में उस वस्तु को लाए हैं, जारी दिनांक, किस कर्मचारी के नाम पर वो मात्रा जारी कर दी गई, कितनी मात्रा जारी कर दी गई, शेष मात्रा, और संबंधित मात्रा कितने प्रकार कितनी बची है। जैसे कि पेन है, 7 पेन लाए, उदाहरण के लिए 15 तारीख को 7 पेन लाए, वस्तु का नाम इस पे लिख दिया पेन, प्राप्त मात्रा इसमें लिख दी 7, जारी दिनांक इसमें लिख दी 15 तारीख। ठीक है। शेष मात्रा प्राप्त इसमें लिख दी 2, जारी मात्रा इसमें लिख दी 2 और शेष मात्रा इसमें लिख दी 5, और हस्ताक्षर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें करवाए जाते हैं। स्टेशनरी रजिस्टर्ड और स्टॉक रजिस्टर्ड अक्सर मिक्स होता है। स्टॉक यानी कितना स्टॉक इसमें रखा है और स्टेशनरी रजिस्टर ये संबंधित कॉलम ही इसमें रहते हैं, एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते, मिक्स ही होता है इसमें। ठीक है। आइए आगे। नियंत्रण, कंट्रोलिंग इसमें कैसे होती है? मासिक और त्रैमासिक जांच, जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं स्टेशनरी रजिस्टर को हर 3 महीने में या फिर हर महीने चेक करते हैं। इससे क्या भ्रष्टाचार नहीं फैलता है, नियंत्रित होता है। अप्रयुक्त अतिरिक्त पर रोक, जो अप्रयुक्त है उसको अलग कर दिया जाता है, जो अतिरिक्त है उस पर रोक लगा दी जाती है। और रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है जिससे कि भ्रष्टाचार ना फैले। हो सकता है स्टेशनरी जो प्रभारी है वो भी कभी कभार भ्रष्टाचार कर सकता है, तो जो वरिष्ठ अधिकारी इनका आकलन करते हैं, मासिक या त्रैमासिक जांच करते हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं, भ्रष्टाचार को कम करते हैं। ठीक है। आइए आगे। अपव्यय को रोकना, अपव्यय यानी अधिक पैसे खर्च को रोकना या फालतू जो पैसे खर्च हो रहा है उनको रोकना। सीमित निर्गमन, सीमित निर्गमन यानी जितनी भी वस्तु आए, जिस व्यक्ति को जितनी वस्तु की आवश्यकता है उसी मात्रा में उनको वितरण करना है। रिकॉर्ड का मिलान, हर महीने हो सके तो 3 महीने में रिकॉर्ड का मिलान करवाना है और पुराने स्टॉक का पहले उपयोग करवाना है। जितने भी स्टॉक पुराने हैं जो कि अभी तक वितरण नहीं हुए हैं उनको पहले
वितरण करवाना है और जो नए स्टॉक लाए हैं उनको बाद में वितरण करवाना है। ये विशेष रहता है, विशेषता उनकी रहती है। स्टेशनरी प्रबंधन के क्या लाभ है? खर्च नियंत्रित रहता है, कार्य में गति होती है, पारदर्शिता होती है और जवाबदेही होती है। अगर प्रभारी रहेगा तो जवाबदेही तो होनी ही होनी है। ठीक है। खराब प्रबंधन के दुष्परिणाम क्या है? अगर प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, प्रबंधन का जो प्रभारी है ठीक प्रकार से प्रबंधन नहीं कर पाया तो इसमें खर्च बढ़ता है, सामग्रियों में भी कमी आती है और आरोप और विवाद जैसी स्थिति भी उस पर और कार्य में बाधा भी होती है। इसलिए खराब प्रबंधन नहीं, उच्च प्रबंधन ही करना है। अब पढ़ते हैं अपन दस्तावेज। इनको एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। इसमें बढ़िया से 50 से 60 एमसीक्यू लगाना है, एकदम से दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। जो भी नहीं आया वो भी एमसीक्यू से फिट बैठ जाता है। ये केवल थ्योरी है मित्रों। अगर आपको सरल लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो ये सरल भी नहीं आने वाली है। इनको पढ़ करके एमसीक्यू लगाना है, तभी जा करके पेपर आउट होगा, तभी जा करके आप पेपर निकाल पाएंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आ जाएगा इसी हफ्ते में, इसी लगभग 1-2 दिन में भी नियम पुस्तिका जारी हो जानी है। 27 फरवरी को एग्जाम है दोस्तों। इसी पेपर में इसी बार में निकलना है। 1.5 माह बचा है, 1.5 माह में पर्याप्त सिलेबस है, पर्याप्त तरीके से तैयारी करिएगा। अब दस्तावेज क्या है, फाइलिंग प्रबंधन क्या है? दस्तावेज डॉक्यूमेंट की परिभाषा। दस्तावेज वे लिखित और डिजिटल अभिलेख हैं जिनमें सूचना, आदेश, प्रमाण या निर्णय दर्ज हो और जिन्हें भविष्य में संदर्भ प्रमाण के लिए सुरक्षित रखा जाता है, दस्तावेज कहलाते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट जैसे सूचना, निर्णय या लिखित या डिजिटली प्रमाण को ही दस्तावेज कहे जाते हैं। कभी कभार पीडीएफ होता है, पीडीएफ फाइल बनानी पड़ती है तो उसका भी संरक्षण किया जाना चाहिए, या फिर लिखित दस्तावेज रहते हैं, हार्ड कॉपी रहती है, फाइलिंग की जानी चाहिए उनके। ये डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं। ठीक है। दस्तावेजों के उद्देश्य क्या है, क्यों दस्तावेज रखना जरूरी है? प्रमाण उपलब्ध कराना। किसी भी विषय में अगर कोई भी प्रकार का दस्तावेज बनाया है, लेटर बनाया है या फाइलिंग बनाई है तो उसका प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए दस्तावेज जरूरी होते हैं। निर्णय का आधार बनाने के लिए, अगर कोई भी कार्य पहले किया हुआ है जिस पर अपन ने लेटर लिख दिया, निर्णय सुना दिया, तो उसके आधार बनाने के लिए दस्तावेज होना बहुत ही आवश्यक है। रिकॉर्ड इतिहास बनाने के लिए, किसी भी प्रकार के अगर केस हो जाए, शिकायत हो जाए, विवाद हो जाए तो पुराने रिकॉर्ड को निकाल कर बताने में दस्तावेज का होना अति आवश्यक है। और जवाबदेही तय करने के लिए भी दस्तावेज का होना जरूरी होता है। इसलिए डॉक्यूमेंट का उद्देश्य यही है कि सही और सटीक निर्णय लें। दस्तावेज के प्रकार, कितने प्रकार के दस्तावेज होते हैं? एक तो पत्र, जो लेटर लिखते हैं वो पत्र, ऑर्डर, आदेश जितने आते हैं वो पत्र, रिपोर्ट या प्रतिवेदन, एक तो रिपोर्ट रहती है, प्रतिवेदन वो पत्र, फार्म या अधिसूचना, एचओ से कोई फार्म आया है, कोई अधिसूचना आई, उसका संरक्षण करना डॉक्यूमेंट में आता है। ईमेल, डिजिटली रिकॉर्ड, और जो डिजिटली रिकॉर्ड रहता है उसको भी संरक्षण करना दस्तावेज में ही आता है। मौखिक सूचना दस्तावेज नहीं मानी जाती, किसी ने फोन लगा के बोल दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बता दिया, मीटिंग में बता दिया, ये दस्तावेज में नहीं आते। हार्ड कॉपी ही दस्तावेज में आती है या फिर डिजिटल कॉपी आती है, दोनों कॉपी आती है, लेकिन मौखिक सूचना देना दस्तावेज में नहीं आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर एग्जाम में आ भी गया कि मौखिक सूचना दस्तावेज में आती है कि नहीं आती है, तो नहीं आती है, मौखिक सूचना दस्तावेज में नहीं आती है। फाइलिंग, फाइलिंग का क्या अर्थ है? फाइल का क्या अर्थ है? सबसे पहली बात, फाइल किसी भी एक विषय मामले में संबंधित दस्तावेजों का संग्रहित संगठित संग्रह जिसमें कार्रवाई क्रमबद्ध रहती है। इसमें आप ऐसे समझे, अगर किसी भी प्रकार का चोरी का प्रकरण है, किसी भी शाखा में चोरी का प्रकरण है और संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, चोरी करी है, तो फाइल का नाम, शाखा का नाम, जिस व्यक्ति ने चोरी करी उस व्यक्ति का नाम ऊपर लिखे जाते हैं हेड पे, फाइल के पहले पेज पे। उसके अंदर उस पर जितनी भी प्रक्रिया चली है सारे डॉक्यूमेंट उसी फाइल में लगाए जाते हैं, उसको ही फाइल कहते हैं। एक व्यक्ति एक
काम या फिर एक प्रकरण की केवल एक ही फाइल हो सकती है। एक ही फाइल में अनेक प्रकार के प्रकरण अन्य चीजें संबंधित नहीं लगा सकते। एक विषय एक मामले के लिए केवल एक फाइल होती है। फाइलिंग, फाइल मैंने बता दी है फाइल क्या है। एक मामला और एक विषय एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही फाइल होती है और बहुत सारी फाइलें जब आ जाती है तो उनको फाइलिंग कहते हैं। दस्तावेजों को योजना अनुसार वर्गीकृत, क्रमबद्ध और सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है उसको फाइलिंग कहते हैं। अच्छी फाइलिंग शीघ्र उपलब्धता और सुरक्षा देती है। जैसे कि एक अलमारी है, उदाहरण के लिए एक अलमारी है, एक अलमारी में 5 रेक होती हैं। 5 रेक, तो ऊपर की रेक में 10 फाइलें रखी हैं और हर एक फाइल में नाम लिखा होना चाहिए। किस प्रकरण से संबंधित है प्रकरण का नाम लिखा होना चाहिए हर एक फाइल में। तो ऊपर की पूरी रेक फुल हो जाएगी और 5 रेक नीचे की पूरी फुल हो जाएगी। इससे इतना फायदा है कि जिस भी प्रकरण से संबंधित अधिकारी फाइल मांगे तुरंत नाम देख करके उस फाइल को निकाल करके अधिकारी को उपलब्ध करवा दी जाती है। ये फाइलिंग की सुविधा होती है और सुरक्षा भी होती है। फाइल गुम नहीं सकती, उसमें नियम से रखते हैं, इसलिए फाइलिंग आना चाहिए। फाइलिंग के उद्देश्य क्या है? दस्तावेजों की सुरक्षा। जैसे मैंने आपको बताया दस्तावेज खो नहीं सकते, सुरक्षित दस्तावेज रहते हैं। त्वरित खोज उपलब्धता, यानी अगर कोई अधिकारी किसी भी प्रकरण की फाइल मांगे तो तुरंत खोज करके तुरंत मिल जाती है फाइलें, क्योंकि अपनी नजर में रहती है और नियम से उसकी फाइलिंग करी होती है। अलमारी वाइज, रेक वाइज और प्रकरण वाइज तुरंत ही उपलब्ध हो जाती है। ढूंढने में भी चिंता की बात नहीं है। समय और श्रम की बचत होती है। जब फाइलिंग सही तरीके से होगी तो उसमें समय और श्रम निश्चित रूप से बचत होगी। अव्यवस्था पर नियंत्रण, अव्यवस्था पर भी नियंत्रण होता है। फाइलें अगर फाइलिंग सही तरीके से करिए तो व्यवस्था ही होगी, अव्यवस्था थोड़ी ना होगी। आइए आगे समझते हैं इसको। फाइलिंग के प्रमुख तरीके, किस किस प्रकार से फाइल को अरेंजमेंट करे जा सकती है, किस किस प्रकार से फाइल को रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल भी रखा जा सकता है। फाइल को नाम दे सकते हैं ABCDEFG इस तरीके से, या फिर नाम के शीर्षक के अनुसार भी इस शाखा से, शाखा इंदौर से संबंधित, शाखा ग्वालियर से संबंधित, शाखा सागर से संबंधित, शाखा झाबुआ से संबंधित, ऐसा करके उसके नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये वर्णानुक्रम हो गए। छोटे कार्यालयों में अधिकतर नाम से ही फाइलों की रेक या फाइलिंग की जाती है। संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल, इसमें क्रमांक आधारित बड़े रिकॉर्ड में प्रभावी होती है। फाइल नंबर 203, फाइल नंबर 204, फाइल नंबर 205, इस प्रकार के संख्यात्मक न्यूमेरिकल नाम क्रमांक उनको दी जाती है। ये प्रभावी बड़े बड़े कार्यालय में होती है। अब छोटे कार्यालय में क्या, तुरंत फाइलें ढूंढने के लिए तुरंत नाम से मिल जाती है, उनको इतना याद नहीं रहता। और बड़े बड़े कार्यालय में नाम से याद नहीं रहता, संख्या से याद रहता है, इसलिए प्रभावी संख्यात्मक होता है। एक विषय अनुसार यानी सब्जेक्ट वाइज, कोर्ट केस से संबंधित है, स्थापना शाखा से संबंधित थे, लेखा शाखा से संबंधित थे, टीएस शाखा के संबंधित थे, इस प्रकार के विषय उस पर लिखे जाते हैं। तो विषय के हिसाब से भी उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। सरकारी कार्यालय में सामान्यतः यही विधि अपनाई जाती है विषय अनुसार की। एक दिनांक अनुसार, तिथि में, क्रम में, रिपोर्ट केस की हिस्ट्री में, ये अधिकतर कोर्ट में अपनाई जाती है। तिथि में और रिपोर्ट केस हिस्ट्री में उसका केस नंबर लिख देते हैं, रिपोर्ट नंबर लिख देते हैं और डेट लिख देते हैं। एक कार्यालय में एक से अधिक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ये दिनांक अनुसार बताएं, अधिकतर ये कोर्ट केस में ही होता है। फाइल खोलना, फाइल खोलने का अर्थ क्या है? एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, सरल नहीं है। याद रखेंगे समझेंगे तो ही सरल है, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे तो सरल नहीं है। फाइल खोलना किसे कहते हैं? विषय निर्धारण करना, फाइल नंबर का आवंटन करना, कवर पर विवरण या विषय नंबर देखना, फाइल को खोलना कहलाता है। ठीक है, फिर आगे, फाइल मूवमेंट किसे कहते हैं? फाइल मूवमेंट किसे कहते हैं? एक अनुभाग या अधिकारी से दूसरे तक जाना फाइल मूवमेंट कहलाता है। फाइल मूवमेंट रजिस्टर ट्रैकिंग से नियंत्रित, फाइल मूवमेंट से जवाबदेही होता है। फाइल मूवमेंट का एक अधिकारी के सिग्नेचर होकर के उस प्रकरण को समझ करके उसी प्रकरण को दूसरे अधिकारी तक ट्रांसफर करा जाना फाइल मूवमेंट कहलाता है।
ठीक है। फाइल क्लोज करना क्या है? कार्यवाही पूर्ण होने पर अंतिम आदेश और नोटिंग के बाद नोट शीट बनती है। ध्यान रखना, कोई भी केस, कोई भी फाइल क्लोज करी जाती है तो उसकी नोट शीट बनती है। उस नोट शीट पर संबंधित अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही फाइल क्लोज करी जा सकती है। बिना नोट शीट के फाइल क्लोज नहीं करी जा सकती। रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखने के लिए नोटिंग होती है। ठीक है, आइए आगे। फाइलिंग उपकरण। आप फाइलिंग को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? एक तो फाइल कवर में, एक अलमारी रेक में, जैसे कि मैंने आपको बताया था लेवल और इंडेक्स में। जो लेवल रहता है, अलमारी की रेक बना दी जाती है, उसमें लेवल के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से उसको रखा जा सकता है। फिर उसको डिजिटल फोल्डर बना के रखा जा सकता है, लेकिन अधिकतर हार्ड कॉपी बढ़िया रहती है, डिजिटल तो और उससे बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक रहता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि एक 200 पेज की फाइल है। अब एक कोई भी विषय 4 पेज में लिखा है, दूसरा प्रकरण 8 से 10 पेज में लिखा है, तो जो इंडेक्स रहता है फाइल के पहले पेज पर रहता है। फाइल के पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं और पूरी फाइल में क्या क्या विषय वस्तु है एक ही पेज पर विषय वस्तु उतार देते हैं, लिख देते हैं, उसको इंडेक्सिंग कहते हैं, इंडेक्सिंग करना कहते हैं। इससे कोई भी विषय को खोज पाना तुरंत होता है, तुरंत मिल जाती है। अधिकतर जो अभी किताबें चली, हर एक किताब में इंडेक्सिंग होती है कि 4 से 5 तक ये चैप्टर है, 5 से 10 तक ये चैप्टर है, उसको ही इंडेक्सिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे। रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से क्या मतलब है? वे दस्तावेज, वे फाइलें जो भविष्य के संदर्भ या प्रमाण के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं, उनको रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे। रिकॉर्ड के प्रकार, कितने प्रकार के रिकॉर्ड रहते हैं? करंट, जो वर्तमान में जितने भी रिकॉर्ड, एचओ से जितनी भी जानकारियां मांगी जाती है करंट में ही मांगी जाती है, तो एक तो करंट का रिकॉर्ड रहता है। एक अर्ध वर्तमान यानी क्वार्टरली रहता है, 6 मंथ का। कभी भी हेड ऑफिस वाले 6 मंथ का रिकॉर्ड मांग सकते, किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते, इसलिए उनको अलग अलमारियों में रेक बना करके रखी जाती है 6 महीने की जानकारियों को। ठीक है। और एक स्थायी जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि कर्मचारियों की चरित्रावली पुस्तिका होती है, सर्विस बुक रहती है, ये सब परमानेंट होती है, जब तक सर्विस रहती है तब तक, उसके बाद भी रहती है, उनको पेंशन भोगी भी बनते हैं, ये सारे परमानेंट होती है। तो उनका रिकॉर्ड अलग से रखा जाता है, अर्धवर्तमान क्वार्टरली अलग से रखा जाता है, और जो करंट में जानकारी चली रही है उनका रिकॉर्ड वैसे ही अलग से रखा ही जाता है। ठीक है। रिकॉर्ड के प्रबंधन। रिकॉर्ड का प्रबंधन क्या है? रिकॉर्ड का संग्रहण, वर्गीकरण, संरक्षण और नियम अनुसार निपटान। रिकॉर्ड का प्रबंधन से मतलब इतना ही है, कार्यालय में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड है उनको इकट्ठा करना और उनको सही तरीके से बांटना, कि कौन से विभाग की जानकारी है, कौन से विभाग की जानकारी नहीं है। अलग अलग रेक बना करके, अलग अलग स्टोर कक्ष बना करके उनको वर्गीकरण करना, उनको रखना, और नियम के अनुसार उन फाइलों का निपटान करना ही रिकॉर्ड प्रबंधन कहलाता है। संरक्षण। संरक्षण क्या कहलाता है? नमी, आग, कीट से सुरक्षा। ऐसी जगह पर उन रिकॉर्ड को नहीं रखा जाता जहां पर रिकॉर्ड को नष्ट होने की आशंका हो। सुरक्षित भंडारण करना होता है, और डिजिटल बैकअप बहुत ही जरूरी है। कभी कभार जो हार्ड कॉपियां रहती है उन पर सील आ जाती है, कीट लग जाती है, या फिर आग भी लग सकती है। कभी कभार एक्सपायरिंग जो वायरिंग होती है उनसे आग भी लग सकती है, कुछ भी घटना घट सकती है, इसलिए उनका डिजिटल बैकअप रखना बहुत ही जरूरी होता है। हर एक फाइल का डिजिटल बैकअप होनी चाहिए। एक नष्ट निपटान। अनावश्यक समय सीमा, रिकॉर्ड को हटाना। जो रिकॉर्ड आवश्यक नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया है, जैसे कि 2025-26 चल रहा है और रिकॉर्ड 2005-7 का है, तो उस रिकॉर्ड को नष्ट करना ही उचित होता है। इतने पिछले रिकॉर्ड को कोई नहीं मांगते। नियम और अनुमोदन के साथ निपटान का उद्देश्य स्थान की गोपनीयता बनाए रखना होता है, ना कि नष्ट करना होता है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कार्यालय सचिव के कार्य और कर्तव्य। कार्यालय सचिव वह प्रमुख सहायक अधिकारी और कर्मचारी होता है जो कार्यालय के प्रशासनिक, समन्वयात्मक और संचार संबंधित कार्यों को अधिकारी के प्रमुख निर्देशन में कुशलता से संपादित करता है। ठीक है। इसमें जो कार्यालय होता है, किसी भी कार्यालय में जो मुख्य अधिकारी रहता है, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी रहता है,
उनका राइट हैंड माना जाता है, या पीए कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, कार्यालय सचिव। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य इनको दिया जाता है। ठीक है, आगे आप समझिए भूमिका क्या रहती है, इनका रोल क्या रहता है ऑफिस में। अधिकारी और कार्यालय के बीच सेतु, जितने भी कर्मचारी रहते हैं वो और जो मुख्य अधिकारी रहता है वो, उनके बीच के सेतु का काम सचिव करते हैं। सूचनाओं का फिल्टर, जो भी जानकारियां आती है डायरेक्ट हेड ऑफिस से आती है, ऊपर ऊपरी विभाग से आती है, तो उनको सरल और शुद्ध भाषा में समझाना और उसका जवाब बनवाना सचिव के कार्य रहते हैं। समय व प्राथमिकता का प्रबंधन करना भी सचिव के कार्यों में आता है। सचिव का प्रमुख कार्य क्या है, समझिएगा। पत्राचार एवं संचार, जितनी भी जानकारियां संबंधित विभाग से आती हैं उन पत्र को समझना और उनका उत्तर लिखवाना, टाइप कर पाना। उनको एक ऑपरेटर दिया जाता है, उनसे वो पत्र लिखवाते हैं, पत्र टाइप करवाते हैं। ईमेल डाक का प्रबंधन, जितने भी ईमेल आते हैं उनका निपटान करना, डाक आते हैं उनका प्रबंधन करना, कौन सी शाखा को दिया है उनकी देख रेख करना, नजर में रखना। उत्तरों का ड्राफ्ट तैयार करना, ये उत्तरों का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और कार्यालय के उच्च अधिकारी को ड्राफ्ट दिखाते हैं। अगर ड्राफ्ट संतुष्टजनक रहता है तो उसको फाइनल कॉपी बना करके संलग्न कर देते हैं। पत्रों का रिकॉर्ड रखना, जितने भी पत्र ये बनाते हैं, जितनी भी सूचनाएं जानकारियां भेजने के लिए बनाते हैं, उन सबका रिकॉर्ड फाइलिंग के माध्यम से सचिव को रखना होता है। नीति बनाना सचिव का कार्य नहीं है, ये अधिकारी का कार्य है। अगर नीति कोई बनाए तो सचिव का बिल्कुल नहीं बना। ये आपको लाइन याद रखने लायक लाइन है, इसमें एग्जाम में यही फंसते हैं। ठीक है, सचिव नीति नहीं बनाता, सचिव केवल ड्राफ्ट बनाता है और अधिकारियों के कार्य का निर्वहन करता है। नीति बनाने का कार्य अधिकारियों का रहता है, सचिव का कार्य नहीं रहता है। ठीक है, डायरी डिस्पैच का पर्यवेक्षण, जो इनवर्ट शाखा रहती है, आउटवर्ट शाखा रहती है, उन पर निगरानी करना सचिव का कार्य होता है। काम सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जितने भी पत्र जा रहे हैं आउटवर्ड में एंट्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जितने भी पत्र आ रहे हैं इनवर्ड में एंट्री हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, सारे कार्यों पर निगरानी रखना सचिव के कार्य में आता है। समय बंधन निपटान, जितने भी कार्य दिए हैं समय के अनुकूल इन कार्यों का निपटान करना होता है। गोपनीय पत्रों को सुरक्षित रखने का प्रबंध सचिव का होता है। जो गोपनीय पत्र रहते हैं उनको इनवर्ट शाखा में नहीं देते हैं, अलग से डायरी रखते हैं। गोपनीय डायरी जो मैंने आपको बताया था वो सचिव ही रखते हैं, उस पर ही वो एंट्री करते हैं। आगे फाइल प्रबंधन, फाइलें प्रस्तुत करना। अगर अधिकारी को कोई भी प्रकरण, किसी भी प्रकार के प्रकरण में तुरंत फाइल चाहिए होती है तो वो फाइल पेश करना सचिव के कार्य होते हैं। क्रमबद्ध तरीके से रखना, फाइल मूवमेंट पर नजर रखना, कौन से अधिकारी के पास अभी फाइल है, क्या निर्णय उनने सुनाया है और कौन से अधिकारी के पास फाइल जाएगी, ये सारी चीजों पर नजर रखना सचिव के कार्य में आता है। आवश्यक संदर्भ तुरंत उपलब्ध करवाना, संदर्भ से मतलब किसी भी विषय में सलाह देना। और वो भी संदर्भ से मतलब ये है कि एक विषय में पहले कार्यवाही हो चुकी है, उसी विषय में अगर दोबारा जानकारियां मांगी गई है तो पहले के विषय की जानकारी संबंधित अधिकारी को होती है, उसको संदर्भ कहते हैं। जैसे पत्र लिखते हैं, पत्र में पहले अधिकारी का नाम होता है, दूसरे में विषय होता है, तीसरे पॉइंट पे संदर्भ होता है। उसी विषय पे अगर पहले कार्रवाई की जा चुकी है तो संदर्भ रहता है, उसमें उस जो पुराने लेटर का नाम डलता है, लेटर क्रमांक डलता है और डेट डलती है, उसको संदर्भ कहा जाता है। ध्यान रखना है इसको। बैठक व्यवस्था, मीटिंग अरेंजमेंट करना, मीटिंग का शेड्यूल करना, एजेंडा तैयार करना, कार्य विवरण तैयार करना, फॉलोअप लेना उस काम का, ये सारे काम सचिव के होते हैं। समय का प्रबंधन, अधिकारी का कैलेंडर, कब कहाँ अधिकारी मीटिंग में जाते हैं, कब कहाँ उनकी मीटिंग अरेंजमेंट करना है, किस किस के साथ अपॉइंटमेंट है, प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने का काम, सारा समय प्रबंधन का काम रहता है सचिव का। रिकॉर्ड और दस्तावेज, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, गोपनीय दस्तावेजों का संरक्षण रखना और आवश्यकता पर तुरंत उनको उपलब्ध करवाने का काम सचिव का होता है। ठीक है, अब सचिव के कर्तव्य क्या है। अधिकारी जितनी भी जानकारियां बनाने को देता है, सारी जानकारी की गोपनीयता रखना सचिव का महत्वपूर्ण और प्रथम कर्तव्य माना जाता है। अधिकारी की जानकारियों का दुरुपयोग नहीं करना और गोपनीय पत्रों की सुरक्षा सुरक्षा रखना सचिव के कार्य में आता है। समय का पालन, स्वयं और कार्यों में विलंब से बचाव, शुद्धता और सावधानी, जितने भी कार्य करते हैं वो शुद्धता से और
सावधानी से करने होते हैं, जैसे टाइपिंग करवा रहे हैं या फिर ड्राफ्ट तैयार करवा रहे हो, ना के बराबर त्रुटि हो उसमें और तथ्यात्मक सहीपन हो उसमें। निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना, कार्यालय में हित सर्वोपरि आदेशों का पालन करना, कार्यालय अनुशासन नियमों का पालन करना, शिष्टाचार का पालन करना, ये सचिव के कर्तव्य हैं। ठीक है। गुण क्या है? संचार कौशल, हर प्रकार के संचार में कौशल होने चाहिए, चाहे तो मेलिंग हो, चाहे डाक हो, चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार का संचार हो, हर संचार में कौशल होने चाहिए। संगठन क्षमता, मुख्य अधिकारी के बाद सचिव ही होता है जो कि समस्त कर्मचारियों पर निगरानी रखता है। तो संगठन की क्षमता बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना, विवेक से काम लेना और गोपनीयता बनाए रखना, ये सचिव के गुण होने चाहिए। सीमाएं क्या है? निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, निर्णय अधिकारी ही लेते हैं, सलाह मशवरा देना सचिव का कार्य होता है। नीति निर्धारण नहीं करना, नीति का निर्धारण केवल अधिकारी करते हैं, सचिव नहीं करते हैं। अधिकारी अधिकार के निर्देश तक सीमित रहते हैं। सचिव निर्णय करता नहीं है, सचिव सुझाव करता है। ध्यान रखने लायक बात। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। पढ़िए, रिवीजन करिए, रिवीजन ही सफलता दिलाता है। पिछले पी वाई क्यू ज्यादा तो है नहीं, हालांकि फिर भी उनका एनालिसिस करिए, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पुराने पुराने जो भी पी वाई क्यूज है उनसे क्वेश्चन नए नए बनाने की कोशिश करिए, किस स्तर से पूछे जाते हैं वो समझिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, पहले नहीं गया है, अब भी सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।